ओके, अब हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम ऑडिट के रिगार्डिंग दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक तो है हमारा फ्रॉड डिटेक्शन और एक है उसकी रिपोर्टिंग। मतलब ये चैप्टर जो वो बेसिकली किससे डील करता है, फ्रॉड्स। यानी अगर एक ऑडिटर है और उसे ऑडिट करते टाइम कोई फ्रॉड वगैरह के बारे में पता चल रहा है, तो वो किस तरीके से रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, क्या टाइमिंग्स हैं, किस किस ट्रांजैक्शन में फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में हमें इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्वियसली क्या देखने वाले हैं, फ्रॉड का मीनिंग देखने वाले हैं। ठीक है, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ ही लिया होगा फ्रॉड का मीनिंग। तो एक बार हम जल्दी से कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रॉड की। देखो क्या बोला है कंपनीज एक्ट में, जो फ्रॉड है वो 447, सबको पता होगा जो सेक्शन 447 है उसमें डिफाइंड है। तो फ्रॉड क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो आपने कुछ भी काम किया है, एक्ट, कुछ भी काम आपने करने से मिस कर दिया, ओमिट कर दिया, या आपने कोई क्या किया, कंसीलमेंट किया, कोई चीज आपने छुपाई है, चाहे आपने ये काम अकेले किया है, चाहे आपने किसी के साथ मिलकर किया है, चाहे किसी के सपोर्ट से किया है, आपका इंटेंशन वहां पे क्या होगा, किसी दूसरे पर्सन को डिसीव करने का, किसी और को आप क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। ठीक है, या आप क्या कर रहे हो, किसी के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो। अब चाहे आप गलत कंपनी के साथ करो, उसके शेयर होल्डर्स के साथ करो, उसके क्रेडिटर्स के साथ में करो, कंपनी के किसी भी पर्सन जो स्टेक होल्डर है बेसिकली, उसके साथ में आप कुछ भी गलत कर रहे हो, चाहे रॉन्गफुल गेन हो, चाहे रॉन्गफुल लॉस हो या नहीं भी हो, दैट मीन्स हमें वहां पे इंटेंशन देखना है। अब रॉन्गफुल गेन क्या होता है, यानी ऐसे पर्सन को गेन हो रहा है जिसको गेन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी किसी और की है, उस प्रॉपर्टी पे इनकम किसी और को मिलनी चाहिए थी, आपने क्या करा, गलत पेपर्स बनवा लिए और वो अपने नाम पे इनकम ले ली, तो वो नहीं होना चाहिए था ना। तो रॉन्गफुल गेन क्या मतलब है, आपको वो गेन, आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए था, वो किसी और का राइट है, पर आपने फ्रॉड करके वो अपने नाम पे ले लिया। रॉन्गफुल लॉस, किसी को लॉस नहीं होना चाहिए था, जैसे सामने वाले पर्सन की प्रॉपर्टी थी तो प्रॉपर्टी उसी के पास रहनी चाहिए थी, पर आपने गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन ली, तो उसको लॉस नहीं होना चाहिए था, पर आपके फ्रॉड करने की वजह से उसको लॉस हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने ये फ्रॉड वाला काम किया पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, किसी को भी प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी को भी लॉस नहीं हुआ, तो ये फ्रॉड नहीं है। तो वो कह रहे हैं नहीं, प्रॉफिट या लॉस किसी को हो चाहे मत हो, आपका इंटेंशन क्या था, हार्म पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का। तो जो मेन वर्ड आपको याद रखना है, फ्रॉड में क्या इन्वॉल्व होता है, इंटेंशन, आपकी मर्जी इन्वॉल्व होती है, ऐसे जानबूझ के करने वाले होते हो आप कोई चीज, तो वो फ्रॉड है। और ये हमने कंपनीज एक्ट डेफिनेशन पढ़ी है। अच्छा, इसके ऊपर फ्रॉड की एक जनरल डेफिनेशन भी गिवन है, वो है आपने कुछ काम किया, नहीं किया, आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो गए, आपने कंसीलमेंट किया, तो ये आपको नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड भी गिवन है, और कंपनीज एक्ट वाली जो हमने देख ही ली थी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो हमारे फ्रॉड है उसको दो टाइप से डिवाइड कर रखा है। एक तो वही फाइनेंशियल नेचर का फ्रॉड होगा जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर आ रहा है, या हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में या हमने असेट्स में, फाइनेंशियल असेट्स में कोई क्या करा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। यानी कैसे भी करके जो फ्रॉड है वो हमने अकाउंट्स या फाइनेंस में किया तो वो फाइनेंशियल है। कोई भी टाइप ऑफ फ्रॉड जो हमने फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, अकाउंट्स के साथ नहीं है, कोई अदरवाइज टाइप का, जैसे कंप्लायंसेस वाला हो गया या हमने डिस्क्लोजर वाला हो गया, वो किस में जाएगा, नॉन फाइनेंशियल में। तो अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, जो हम एकदम बिगिनिंग में पढ़ते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के, जैसे रेवेन्यू है, आपकी कंपनी की इनकम है, तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह उस इनकम को ज्यादा शो कर देते हैं या उस इनकम को कम शो कर देते हैं, ओवरस्टेटिंग, अंडरस्टेटिंग। ओवरस्टेट आप क्यों करते हो, अपनी पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए। फिर याद है उसकी वजह से हमने सत्यम की केस स्टडी पढ़ी थी कि अगर आप ओवरस्टेट करोगे तो आपके शेयर की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, अंडरस्टेट अगर आप करते हो तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो आप टैक्स इवेजन कर लेते हो उस वजह से। ठीक है, तो आप रेवेन्यू, असेट्स, अर्निंग्स को बढ़ाकर दिखा देते हो, लाइबिलिटीज को छुपा लेते हो, कम करके दिखा देते हो। इसके अलावा भी क्या होता है, फेक इनवॉइसेस बनाते हैं। एक हम देखते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस के नाम पे इतने सारे एक्सपेंसेस डाल दिए आपने, जो कि एक्चुअल में फ्रॉड वाले होते हैं, पर आपने वहां पे डाल दिया।
कंपनी के असेट्स का मिसयूज किया आपने, ठीक है। देन ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, आप क्या करते हो, कॉम्पिटिटर्स को बेच देते हो अपने कंपनी के सीक्रेट्स और उनसे ब्राइब ले लेते हो। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली फेक आपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर लिए। तो यानी जिसमें भी आपके फंड्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब कुछ इन्वॉल्व है और आपने इनमें फ्रॉड किया, तो वो कौन सा फ्रॉड हो जाएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड की, तो वहां पे क्या आएगा, डिस्क्लोजर्स, इंफॉर्मेशन, नॉन कंप्लायंसेस, गवर्नेंस प्रॉपर नहीं किए हैं आपने, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मान लो इंस्पेक्शन या इंक्वायरी के लिए आ रहा है तो आपने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी उनको, तो इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग और कंप्लायंसेस से रिलेटेड है तो वो नॉन फाइनेंशियल में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो टाइप्स। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस टॉपिक पे बहुत सारे स्टार लगा दो। ये टॉपिक हमारे दोनों सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज सीजी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, ऑडिटर के ऊपर ड्यूटी कास्ट की है किसने, कंपनीज एक्ट ने, कि उसे क्या करना पड़ेगा अगर वो ऑडिट कर रहा है और उसे ऑडिट करते टाइम अगर कोई फ्रॉड नोटिस में आया है तो वो फ्रॉड उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो फ्रॉड उसको किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर वो जो फ्रॉड है उस फ्रॉड का अमाउंट हमें इंडिविजुअली चेक करना है 1 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, यानी आपको जो फ्रॉड मिला उस फ्रॉड का अमाउंट कितना है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस फ्रॉड को आप किसको रिपोर्ट करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर उस फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, बोर्ड को, या अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो आप उसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है फ्रॉड की रिपोर्टिंग का, तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सीजी वाला पढ़ रहे हैं, जहां पे फ्रॉड का अमाउंट जो है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू का अमाउंट है, ठीक है। तो अब वहां पर वही बोला है, अगर आपको ऐसा कोई फ्रॉड दिखता है जिसकी इंडिविजुअली वैल्यू कितनी है 1 CR और अबव है, तो आपको उस फ्रॉड को रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, ठीक है। कितना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम कितना दे दिया है, नॉट लेटर देन 62 डेज। अब हम देखने वाले हैं कि 62 डेज जो है ये किस तरीके से बाइफरकेट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान दो, सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा, ऑडिटर को जैसे ही फ्रॉड के बारे में पता चलता है, फ्रॉड पता चलते ही 2 दिन के अंदर अंदर उसे वो फ्रॉड किसको रिपोर्ट करना है, बोर्ड को रिपोर्ट करना है। ये हमें अल्टीमेटली रिपोर्ट सीजी को करना है, लेकिन स्टेप 1 डायरेक्ट आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते हो। सबसे पहले आप किसके पास जाओगे, बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी के पास में जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप उनके पास जाओगे और आप उनको बताओगे मुझे ये फ्रॉड मिला है, आप इस पे अपना रिस्पॉन्स दो, और आप उनको टाइम दोगे, यानी ऑडिटर बोर्ड को टाइम देगा कितने डेज का, 45 डेज का। समझ आ रहा है, दैट मीन्स हमें फ्रॉड के बारे में पता चला, पता चलने के 2 दिन में हम किसको बताएंगे, बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को, और उनको 45 डेज का क्या देंगे, टाइम देंगे कि तुम अपने रिप्लाई दो, ठीक है। फिर 45 डेज के बाद 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो उनका रिप्लाई आएगा या तो उनका रिप्लाई नहीं आएगा। उनका अगर रिप्लाई आ जाता है 45 डेज में, तो ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा और बोर्ड का जो भी रिप्लाई आया था उस रिप्लाई को भी इंक्लूड करके पूरी रिपोर्ट सबमिट करेगा सीजी को 15 डेज में, ठीक है। यानी बोर्ड का रिप्लाई आ गया, उसके बाद ऑडिटर अपना खुद का उसको जो भी बोलना है, जो बोर्ड ने बोला है, ठीक है, अपने रिप्लाई में दोनों कंबाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा। कितने डेज में बताएगा, 15 डेज में बताएगा, ठीक है। आप टोटल काउंट करो, 2 + 45 + 15, क्या ये टोटल 62 हो गए जो हमने ऊपर बात की थी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तो हमने बात की है कि बोर्ड का रिप्लाई आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है बोर्ड ने रिप्लाई नहीं करा, बोर्ड कुछ बोल ही नहीं रहा है, जो हमने उसको 45 डेज का टाइम दिया था। अब अगर बोर्ड 45 डेज में कुछ नहीं बोल रहा है, तब ऑडिटर क्या करेगा, ये हटा दो, अपनी खुद की रिपोर्ट बनाएगा, बोर्ड का तो रिप्लाई आया ही नहीं है, अपनी खुद की रिपोर्ट बना के वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अगेन वही कितने, 15 डेज, फर्दर 15 डेज के
अंडर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टाइम पीरियड हो गया 2 + 45 + 15। तो बोर्ड का रिप्लाई आया है तब भी आपको सीजी को बताना है बोर्ड के रिप्लाई के साथ में। बोर्ड का रिप्लाई नहीं आया है तब भी आपको सीजी को बताना है। आप अपनी इंडिविजुअल जो आपकी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दो। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जहां पर वैल्यू कितनी थी, लेस देन 1 करोड़ रुपीस थी। तो वहां आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसको रिपोर्ट करो, ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड को रिपोर्ट कर दो। यहां पर आपको कितने टाइम में रिपोर्ट कर देना है, वही 2 दिन। तो वो जो 2 दिन बिगिनिंग के थे वो 2 दिन यहाँ पर भी सेम रहेंगे। यहाँ वो 60 जो एक्स्ट्रा डेज थे जो हमने पढ़े 45 15 वो कुछ भी नहीं आएगा, तो बस 2 दिन का है। ठीक है, और वो वहां पे जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑडिटर, वो उसमें क्या क्या चीजें बताएगा। पहला, नेचर ऑफ फ्रॉड, कि कौन सा टाइप का फ्रॉड है, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, वो सब कुछ। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है और पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व है, कि किसने वो फ्रॉड किया। ये सब कुछ वो किसको बता रहा है, बोर्ड को या ऑडिट कमिटी को। ठीक है, और अब इस सिचुएशन में याद रखना, जब वैल्यू कम है, कितने से कम है, 1 करोड़ से कम है, और जब हमने सिर्फ बोर्ड को या ऑडिट कमिटी को बताया है, तो सिचुएशन में ड्यूटी बनती है बोर्ड की या कमिटी की कि वो ये चारों की चारों चीजें फ्रॉड के बारे में बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करेगी उस साल। ठीक है, क्या क्या चीजें, नेचर वही है, फ्रॉड कौन सा है, किस टाइप का है, अमाउंट कितना है। आप पार्टीज के नाम भी बताओ, अगर आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, एक्शन ले लिया तो मत बताओ। ठीक है, एक्शन नहीं लिया तो आप नाम बताओ, और अगर एक्शन लिया है तो एक्शन क्या लिया, उनके ऊपर केस क्या क्या किया आपने, वो सब भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी बताना है, लेकिन बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ किस केस में बताना है आपको, जब वैल्यू 1 करोड़ से कम है। जब ज्यादा वाली है तब बताने की जरूरत नहीं है, तब तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डील करेंगे। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीजी में भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। चलो अब आ जाते हैं, अब हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है। देखो, हर कंपनी में कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बहुत रिस्की नेचर के होते हैं। याद है हमने बात की थी 13 चैप्टर में, इनहेरेंट रिस्क, जिसकी ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा होती है। ठीक है, या कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमें प्राइमा फेसी दिख रहा होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या हो सकती है, जैसे आरपीटीज। देन हमने पेमेंट, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बहुत ज्यादा दे दी है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर लिया, जिसके बाद में जो आईपीओ होता है उसमें फ्रॉड्स आ रहे हैं, हम पब्लिक ऑफर लेकर आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसमें फ्रॉड्स हैं, या एक कंपनी किसी और कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है उसमें फ्रॉड्स हैं। तो बेसिकली ये सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर चांसेस, ऐसा नहीं है कि है ही है फ्रॉड, यानी आरपीटी होगा तो फ्रॉड ही होगा, नहीं, पर चांसेस हैं। तो ऑडिटर को केयरफुल रहने की जरूरत काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे विच मे इन्वॉल्व फ्रॉड, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना। चलो अब इसके बाद में ये बोला है, हु इज कंसिडर्ड एज एन ऑडिटर फॉर फ्रॉड रिपोर्टिंग। यानी यहाँ पे हमने बात की है कि किसी भी ऑडिटर को अगर फ्रॉड मिलता है और उसकी वैल्यू ज्यादा है, कम है, व्हाटएवर, उसको रिपोर्ट करना है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपनीज एक्ट कौन कौन से ऑडिटर को बोल रही है। तो कंपनीज एक्ट 3 टाइप के ऑडिटर्स को बोल रही है फ्रॉड रिपोर्टिंग करने के लिए, सीए, सीएस और सीएमए। सीए वाई जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, देन सीएस हम लोग सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स, और देन जो कॉस्ट ऑडिटर्स होते हैं, कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं। तो इन तीनों के ऊपर कंपनीज एक्ट ने ड्यूटी लगाई है कि फ्रॉड मिला तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे इंटरनल ऑडिटर हो गया, या जो जीएसटी के ऑडिटर्स होते हैं, इनकम टैक्स के ऑडिटर्स होते हैं, इन सब के ऊपर कंपनीज एक्ट ने एज सच कोई ड्यूटी नहीं लगाई है। ठीक है, यानी कंपल्सन नहीं है। तो वो आप चीज ध्यान रखना, जो मेन ये तीनों हैं, इन तीनों के ऊपर रिपोर्टिंग की ड्यूटी है। चलो इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट। अच्छा, ऊपर जो हमने बात की थी उसमें हमने क्या बात की थी कि ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम कोई फ्रॉड नया नया पता चलता है तो रिपोर्ट करना है उसको मैनेजमेंट को। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप ऑडिट करो उससे पहले मैनेजमेंट को पता चल गया हो, इंटरनल ऑडिट करवा ली हो, या कैसे भी करके मैनेजमेंट को पता चल गया हो कि फ्रॉड हो रखा है और उन्होंने वो फ्रॉड के बारे में ऑलरेडी रिपोर्टिंग भी कर रखी है कि हमसे ये फ्रॉड, या हमारी कंपनी में ये फ्रॉड हो गया है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई फ्रॉड है जो मैनेजमेंट को पता है
और मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बता रखा है, तो क्या आप उसको स्किप कर दोगे क्या? नहीं। यहां पर आपको क्या बोला गया है कि जो ऑडिटर है उसको चेक करना है कि वो ऐसा फ्रॉड कौन सा फ्रॉड है, देन मैनेजमेंट ने उसके ऊपर कोई स्टेप्स लिए या इग्नोर कर दिया। हो सकता है ना कि मैनेजमेंट जानबूझ के बोल रहा हो, जैसे अगर कोई गलती होती है ना, तो हमें क्या लगता है कि पता चल गया तो हमें ज्यादा मार पड़ेगी, तो इसीलिए हम पहले से ही गलती बता के आ जाते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है ना उसको मैनिपुलेट करके बता देते हैं, जिससे गलती के बारे में बता भी दे और पूरा नहीं बताएं, छोटा मोटा मतलब 2-4-5 चीजें बता दी, पूरी हमने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, और इससे क्या होगा फिर हम पे भी नाम नहीं आएगा क्योंकि हम तो एक्सेप्ट कर लिया। तो वही वाली चीज है कि मैनेजमेंट को भी लग सकता है कि खुद अगर फ्रॉड पकड़ेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे ऊपर, इसीलिए हम खुद ही बता देते हैं तो ये इतना ध्यान नहीं देगा, वो वाली चीज है। तो इसीलिए बोला मैनेजमेंट ऐसे नहीं समझे, इसीलिए ऑडिटर जो है उसको क्या काम करना है, चेक करना है उस फ्रॉड को वापस से, और उसको ये भी चेक करना है कि मैनेजमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कि उसको रेक्टिफाई करने के लिए, या आपने रेमेडियल एक्शन क्या लिए हैं, जिसने फ्रॉड किया उसके साथ आपने क्या किया है, वो सारी चीजें। अब हो सकता है मैनेजमेंट ने एकदम सही काम किया हो तो वेल एंड गुड, ये भी हो सकता है मैनेजमेंट ने सही स्टेप्स लिए ही नहीं हो, मैनेजमेंट को क्या लग रहा हो कि ये सही है, बट ऑडिटर को क्या लग रहा है, नहीं इनको और बेटर काम करना चाहिए था और पनिशमेंट हो सकती थी और वैसे सब चीजें। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ने गलत किया है तो मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप और ज्यादा बेटर इसको इम्प्रूव करो या आप और स्टेप्स लो, अच्छा ICS बनाओ। अब मैनेजमेंट जो है उसको जो भी बोला गया है बाय द ऑडिटर वो उसको 45 डेज में करना है। ऑडिटर ने उसको जो भी बोला इंप्रूवमेंट करने के लिए या रेमेडियल एक्शन लेने के लिए 45 डेज में आप करो। डीट है मैनेजमेंट, नहीं मानता आपकी बात, अब आपको क्या करना है, उस मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर पहले से भी फ्रॉड के बारे में मैनेजमेंट को पता है, उसने रिपोर्ट भी कर रखा है, तब भी आपकी ड्यूटी बनती है आप चेकिंग करो, उनको बोलो ठीक करने को, नहीं करते हैं फिर रिपोर्ट कर दो किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय अदर ऑडिटर्स। अब देखो ऑडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी वाला भी कर रहा होगा, देन अपना CS भी कर रहा होगा, कॉस्ट वाला भी कर रहा होगा। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि जो CS है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली कंप्लायंसेस देखेगा, अकाउंट्स को तो हाथ भी नहीं लगाएगा, कनेक्टेड ही होती हैं चीजें अकाउंट्स कंप्लायंसेस वगैरह, तो उनको आपस में सब कुछ देखना तो पड़ता ही है। तो CS ने जब अपनी ऑडिट की तो उसको दिखा होगा ना अकाउंट्स में या कहीं पर भी कोई फ्रॉड हो रखा है, और हो सकता है वो फ्रॉड पहले ही CA ने रिपोर्ट कर दिया हो, किसको, गवर्नमेंट को। तो आप बैठे रहोगे क्या कि उसने कर दिया ना मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। यहाँ पर ये बोला है अगर कोई फ्रॉड है और वो फ्रॉड पहले से ही किसी ऑडिटर ने रिपोर्ट कर लिया था लेकिन वो आपको मिलता है, तो आप बैठे मत रहो, आपको भी वो फ्रॉड को वापस से बताना है। यानी आपकी ड्यूटी ऐसे नहीं कर सकते कि इसने बता दिया ना मैं क्यों बताऊं, नहीं, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी वो फ्रॉड को बताओ भले ही पहले वाले ने बता दिया, ठीक है। तो वो यहाँ पर बोला हुआ है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉड वर्सेस नॉन कंप्लायंस। अब हमने चैप्टर के बिगिनिंग में ही बात की थी और एक ही मेजर यहाँ पे डिफरेंस है इंटेंशन का। फ्रॉड में इंटेंशन इन्वॉल्व होता है कंपल्सरी, नॉन कंप्लायंस जो है वो इंटेंशन इन्वॉल्व हो भी सकता है उसमें और इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं भी हो सकता है। तो याद रखना फ्रॉड जो है उसमें हमेशा इंटेंशन इन्वॉल्व होगा, नॉन कंप्लायंस में इंटेंशन इन्वॉल्व हो भी सकता है कि आपने जानबूझ के नॉन कंप्लायंस कराओ, या एरर भी तो हो सकता है ना कि गलती से आपसे क्या हो गई हो, नॉन कंप्लायंस हो गई हो। तो अगर नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है तो वो फ्रॉड मानी जाएगी। अगर नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल नहीं है, हमसे गलती से हो गई, हम चाहते नहीं थे, एरर है, तो क्या उस नॉन कंप्लायंस को फ्रॉड बोलना है, नहीं। तो इसीलिए हम बात करते हैं फ्रॉड अलग है और नॉन कंप्लायंस अलग है, ठीक है। तो जो भी गलती अगर आप कर रहे हो वो गलती से हो गई है तो वो फ्रॉड नहीं है, वो तो हम कह सकते हैं नेग्लिजेंस है, एरर है। आपने जानबूझ के वो काम किया है तो वो फ्रॉड है। तो अगर नॉन कंप्लायंस इन्वॉल्व्स इंटेंशन तब वो फ्रॉड बनेगा, ठीक है। अच्छा, फ्रॉड जो है वो भी तो दो तरीके से हो सकता है, हमने बात की, एक तो अकाउंटिंग नेचर का,
और एक कौन सा हो सकता है, कंप्लायंस या नॉन फाइनेंशियल का। तो फ्रॉड के भी दो टाइप्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है फ्रॉड हमेशा नॉन कंप्लायंस वाला ही। अगर फ्रॉड अकाउंटिंग के नेचर का है या अदरवाइज नेचर का है तो उसको नॉन कंप्लायंस थोड़ी बोलेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म सेम है क्या, सेम नहीं है। सेम हो सकती है, हो सकता है कि जो फ्रॉड हुआ है वो नॉन कंप्लायंस की वजह से हुआ है इंटेंशनल, तब फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस सेम है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रॉड कौन सा वाला हो, नॉन कंप्लायंस वाला हो, और हमेशा नॉन कंप्लायंस कौन सी वाली हो, फ्रॉड वाली हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, याद रखना, फ्रॉड कैन आइदर बी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस और नॉट, ठीक है, यानी ऑप्शन, एंड नॉन कंप्लायंस में बी आइदर फ्रॉड और नॉट। इंटेंशन इन्वॉल्व होगा तो फ्रॉड होगी, इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होगा तो फ्रॉड नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो इसको अगर आपको इलैबोरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, अब जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन हम सुनते हैं सट्टा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो हम वहां पे जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, तो वहां पर हम लगाते हैं ना कि हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा और हम एक्सपेक्टेशन क्या लगाते हैं कि ये जो पैसा है वो डबल हो जाएगा या काफी हाई परसेंटेज से बढ़ जाएगा, ठीक है। हम या फिर ऐसा करते हैं कि हमने सुबह कोई चीज बाय करी है कम प्राइस पे और हम उसको शाम को सेल कर देते हैं ज्यादा प्राइस पे, ठीक है। हम करते हैं ना इंट्राडे ट्रेडिंग। तो बेसिकली इन सब चीजों में क्या हो रहा है, आप सट्टा लगा रहे हो, दैट मीन्स आप काफी हाई रिस्क ले रहे हो, और काफी हाई रिस्क लेकर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको काफी हाई प्रॉफिट्स भी हों। लेकिन हायर द रिस्क हायर द चांस ऑफ प्रॉफिट तो होता है, लेकिन रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज अगर कोई कंपनी कर रही है तो ऑडिटर को उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया कि मंडे को हमने गोल्ड खरीदा और हम वेंसडे को उस गोल्ड को बेचकर आ रहे हैं हायर प्राइसेस में पैसा कमाने के लिए। तो हमने यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क ले लिया, हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है, बाइंग और सेलिंग, ट्रेडिंग करना, और ट्रेडिंग भी क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह गिवन है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, करेंसीज जिसमें चेंजेस होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, हम पढ़ते हैं ऑप्शंस और कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इन सब चीजों में काफी ज्यादा क्या होता है, रिस्क होता है, और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है किसी कंपनी में और ये सब एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं, तो ऑडिटर को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों के बीच में डिफरेंस है, एक होती है सेविंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है स्पेक्यूलेशन। तो सेविंग में तो क्या है, हमने ठीक है ये तो गुल्लक दे दिया, नॉर्मली हम बैंक वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, सेफ होता है, हमें पता है हमारा पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ उसमें बहुत कम होती है ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो हमने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, सेविंग्स आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट जैसे आपने किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया या आपने इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सेफ होता है, ग्रोथ ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन आपको वही है कि लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, तो पैसा ब्लॉक हो जाता है। Whereas speculation is very risky, ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है, तो लॉस के चांसेस भी काफी ज्यादा है, और वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है, सुबह खरीदो शाम को बेच दो या अगले दिन कर लो, तो वो वैसी वाली चीज है, ठीक है। चलो तो ये अपना टॉपिक था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब क्या होता है भाई, वही शक करना, टेंडेंसी टू डाउट। अभी याद है हमने जो लास्ट चैप्टर रीड किया था वहां पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, स्केप्टिसिज्म। तो वहां पर और यहाँ पर वो दोनों सेम ही टॉपिक है, यानी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ऑडिटर कैसा आदमी होना चाहिए, शक की आदमी। शक किस पे करना है, अपने बीवी बच्चों पे शक नहीं करना है, शक करना है आपको ऑडिटिंग कंपनी के ऊपर। यानी आपको हो सकता है ना कि कुछ, अब ऑब्वियस ही बात है, अगर एक कंपनी है वो ऑडिट करवा रही है तो वो क्या चाहेगी कि जितनी भी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड्स और ये सब चीजें, वो दिखने में अच्छी हो, है ना, और रिकॉर्ड्स वगैरह वो अवेलेबल करवाएगी। तो अगर कोई भी फ्रॉड कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बातें कंसील करने का ट्राई करेगा और विंडो ड्रेसिंग करेगा। तो आपको लग सकता है फर्स्ट इंप्रेशन में कि सब कुछ बढ़िया है, तो आप पहली बार में मान जाओगे क्या, नहीं। प्राइमा फेसी कोई चीज आपको दिख रही है तो आपको पहली बार में उस पर ट्रस्ट नहीं करना है,
आपको तो ना एकदम बिल्कुल खाल उखाड़नी है उसकी, कि बिल्कुल डीप में जाके और एक एक चीज चेक करनी है कि गलती कहाँ पे हो सकती है। तो आपका शक वाला दिमाग होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है ना, वैसा वाला। तो उस सिचुएशन में अगर आपका जो माइंड है वो इस तरीके से सस्पिशन वाला होगा ना, तभी आपकी ऑडिट अच्छी होगी। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप एक ही बार में मान जाओगे, तो फिर तो आपका ओपिनियन गलत ही आएगा, बिकॉज आपने तो हाँ में हाँ मिला दी किसी की। अब यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है जहां पर बोला गया है कि शक के चांसेस हैं, यानी यहाँ पे हो सकता है कि फ्रॉड हो। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स, आपने शेल कंपनी सुना होगा, ऑन पेपर्स है, ऑन रिकॉर्ड्स, एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसको हम टैक्स एवेजन के लिए, असेट्स का ट्रांसफर और मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। उस तरीके से बहुत ज्यादा हमने कॉम्प्लेक्स ग्रुप, सब्सिडरीज, होल्डिंग, जॉइंट वेंचर, एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी कर रखी है, जरूरत नहीं थी। बार बार डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं आपके, बार बार एम्प्लॉयज चेंज हो रहे हैं, बार बार शेयर होल्डर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खुल रखे हैं बिना किसी रीजन के, आप अलग अलग करेंसीज में डील कर रहे हो बिना किसी रीजन के। ठीक है, आपको लग रहा है कि इनवॉइसेस काफी ज्यादा हैं और एक्चुअल ट्रांजैक्शंस गुड्स को देख के और पोजीशन को देख के उतनी नहीं लग रही है। ठीक है, या फिर कंपनी बहुत ज्यादा कैश में डील कर रही है, जो नॉर्मली हम बैंक से कर सकते हैं उसमें डील नहीं करके वो कैश में डील कर रही है। ठीक है, या आपका बार बार आप ओवरसीज पैसा ट्रांसफर और ले रहे हो वो सब कुछ। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहां पे हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो, फ्रॉड्स हो, फ्रॉड करने के लिए कंपनी वो सब काम कर रही हो। तो ऑडिटर को इन सारे एरियाज में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो उसका सस्पिशन लेवल काफी हाई होना चाहिए। चलो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेनल्टी। अच्छा, आप देखो ऑडिटर है, उसको सब कुछ चेक करना है, देन अपनी रिपोर्टिंग करनी है और उसकी रिपोर्ट पे बिलीव करेंगे हमारे शेयर होल्डर्स। तो अब अगर वही गलत ऑडिट रिपोर्ट देगा तो फिर तो क्या ही सेंस हुआ, कंपनी तो फ्रॉड कर ही रही है, तुम भी महान बन के और तुम भी गलत गलत काम कर रहे हो, उनका साथ दे रहे हो, तो फिर हम किस पे ट्रस्ट करें। ठीक है, इसीलिए क्या बोला गया है, अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट गलत है, आपने फ्रॉड में सपोर्ट किया है या आपने गलत स्टेटमेंट लिख दिया, आपको पता था आपका ओपिनियन एडवर्स आना चाहिए और आपने अपना जो ओपिनियन दे दिया वो क्वालिफाइड दे दिया, अनक्वालिफाइड दे दिया, तो आपने गलत ऑडिट रिपोर्ट इशू की है। तो अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। अब ये जो पेनल्टी है ना, वो दो एक्ट्स में है। एक तो किसके ऊपर है, कंपनीज एक्ट में है, सीएस के ऊपर, और एक हमारी जो सीएस एक्ट है उसमें है। ये बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीएस के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो टाइप से आपके पेनल्टीज एप्लीकेबल होंगी, कंपनीज एक्ट वाली तो होगी ही होगी और सीएस एक्ट वाली भी पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। अब देखो कंपनीज एक्ट में हमें पता है फ्रॉड के सेक्शंस कौन कौन से हैं, 447, 448। ठीक है, तो 448 क्या बोलता है, अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी है, गलत बोला है कुछ, तो उसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो कोई भी रिटर्न, रिपोर्ट, स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस, कुछ भी अगर आपने गलत दिया, फॉल्स दिया और किसी भी पर्सन ने दिया इन रिगार्ड टू कंपनी, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगी, पेनल्टी। पेनल्टी कहां पे गिवन है, 447 में। ठीक है, ये कहां बताया कि पेनल्टी लगेगी, 448 में। पेनल्टी का वैल्यू कहां बताया है, 447 में। तो आपको ये दोनों सेक्शंस भी अच्छे से याद करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पार्ट ए में भी इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों 447, 448। देखो क्या बोलता है 448 कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया जो फॉल्स है और आपको पता है, वही मतलब इंटेंशन है, याद रखना, गलती वाली चीज नहीं है, नोइंग इट टू बी फॉल्स, या आपको कुछ चीज बतानी चाहिए थी, मटेरियल चीज थी और आपने उसको जानबूझकर क्या किया, ओमिट कर दिया, बताया ही नहीं है, तो आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल होगी 447 वाली। अब 447 देखो पेनल्टीज गिवन है। सबसे पहले क्या बोला है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने फ्रॉड किया है और फ्रॉड का अमाउंट देख लो, उसके अकॉर्डिंग पेनल्टीज एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, अगर फ्रॉड का अमाउंट कितना है, मिनिमम 10 लाख रुपए है या फिर 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी, 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर, इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू है। अगर आपने इतनी वैल्यू का फ्रॉड किया है तो आपके ऊपर क्या लग जाएगी, पनिशमेंट। पनिशमेंट में मिनिमम कितने महीने हैं, 6 महीने हैं, एंड मैक्सिमम 10 इयर्स। ठीक है, ऑल्सो आपके ऊपर फाइन भी एप्लीकेबल होगा और फाइन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जितना फ्रॉड का वैल्यू है। ठीक है, लेट्स से अगर फ्रॉड का जो वैल्यू है
वो है 15 लाख रुपए। तो मिनिमम कितना हो जाएगा 15 लाख और मैक्सिमम कितना है 3 टाइम्स द वैल्यू। तो 15 लाख इंटू 3 45 लाख, तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो फाइन भी है एंड में और इम्प्रिजनमेंट भी है, तो अगर आपने इतनी वैल्यू का फ्रॉड किया, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्रॉड अगर आपने किया पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते ही जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने था मिनिमम, पब्लिक इंटरेस्ट आ गया तो वो कितना हो जाएगा मिनिमम 3 साल। तो मिनिमम वैल्यू भी मिनिमम यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर इतने से ज्यादा वैल्यू का है, अगर इतने से कम वैल्यू का होगा, ऊपर जो वैल्यूज आई थी कौन कौन सी 10 लाख और 1% व्हिचएवर इज लोअर, इससे कम वैल्यू का अगर हमारे पास फ्रॉड है तो और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आपके ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट लगेगी, मिनिमम कुछ नहीं दिया है, मैक्सिमम कितनी है 5 इयर्स, और में है फाइन, यानी कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 50 लाख और विद बोथ, दोनों भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉड की वैल्यू कम है और ऊपर फ्रॉड की वैल्यू ज्यादा थी, एंड ये पेनल्टी लर्न करनी है, ठीक है, तो स्टार लगा लो। बहुत सारी पेनल्टीज ऐसी जो आप स्किप भी कर सकते हो, वो हमने बात की थी, हम वापस से देख लेंगे वो, लेकिन कुछ पेनल्टीज कंपल्सरीली लर्न करनी है एंड इट इज वन ऑफ देम। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज कि 448 में जो लैंग्वेज लिखी है उसमें लिखा है कि 448 अप्लाइज टू एनी पर्सन। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि CS तो प्रैक्टिसिंग है ना, कंपनी का नहीं है, नहीं तो कंपनी के लोगों पे लगनी चाहिए, नहीं, एनी पर्सन। तो CS के ऊपर भी वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है अगर उसने गलत फॉल्स स्टेटमेंट दिया है इन रिलेशन टू अ कंपनी। चलो इसके बाद देखो क्या है, अभी हमने बात की थी कि एक तो कंपनीज एक्ट पेनल्टी एप्लीकेबल होगी ही होगी, और एक पेनल्टी कहाँ एप्लीकेबल होगी CS एक्ट में, जो हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं और ये अपने पार्ट ए में भी आने वाले हैं, तो ये इसमें भी एप्लीकेबल होगी। तो तुम्हें याद है 2 स्केड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल और एक सेकंड शेड्यूल। थोड़े से जो कम सीरियस वाले होते हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं, और जो एक्स्ट्रा सीरियस नेचर के होते हैं वो सेकंड में आते हैं। तो आप जिस भी शेड्यूल के अंडर फॉल करोगे उसकी आपको पेनल्टी मिल जाएगी। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, रेप्रिमेंड क्या होता है, डांट फटकार लगाना, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव किया जा सकता है, कितने 3 महीने तक मैक्सिमम, और फाइन भी लग सकता है आपके ऊपर, कितना मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का, ठीक है। और अगर आप सेकंड शेड्यूल में हो तो वो रेप्रिमेंड तो सेम है, जो आपका रिमूवल होगा वो परमानेंटली भी हो सकता है या फिर जितना कमिटी को सही लगता है उतना, और फाइन कितना है 5 लाख। तो ये तो पूरा टॉपिक हम वापस से चैप्टर नंबर 6 में देखने वाले हैं, डिटेल में वहां पर गिवन है, बट याद रखना कि जो भी शेड्यूल में आप फॉल कर रहे हो उसकी आपके पे पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है। अब याद है हमने कितनी बार एग्जांपल्स देखे कि ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, हमें चांसेस होते हैं कि फ्रॉड्स हो सकते हैं, ठीक है, भाई बैंक से नहीं किया, कैश में किया, सब्सिडरीज हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, आपकी बार बार जो है वो लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो वही वाले ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे हो सकता है कि फ्रॉड हो, तो उसी को ही क्या बोला गया है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। लिस्ट गिवन है, इसको आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ये वही है जो हमने अभी ऊपर देखा है, लैंग्वेज चेंज करके दे रखा है। चलो अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज SFIO। SFIO क्या है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। हाँ, तो SFIO बेसिकली क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक्सपर्ट लोग हैं, और उनका काम क्या है कि कोई भी टाइप का फ्रॉड हो रहा है अगर, तो वो उस फ्रॉड को क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने का काम करेंगे। अब यहाँ पे जो फ्रॉड है वो फ्रॉड जो है वो कौन से हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हैं। क्राइम्स कौन से हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, वो मर्डर और ये सब भले क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, व्हाइट कॉलर क्राइम्स यानी जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्रॉड्स हो रहे हैं, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, अकाउंट्स वाला फ्रॉड हो गया, है ना, तो जो एकदम रेप्यूटेड जो बड़े बड़े होते हैं ना इंटेलेक्चुअल पीपल जो फ्रॉड्स करते हैं, वो वाले कॉर्पोरेट वाले सारे फ्रॉड्स को वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जो इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है, जैसे कोई अकाउंट्स में है, ठीक है, कोई लॉ में है, IT में है, किसी को इन्वेस्टिगेटिंग के बारे में बहुत नॉलेज है, देन टैक्स के बारे में नॉलेज है, तो वो अलग अलग एरिया से एक्सपर्ट्स यहाँ पे होते हैं। क्योंकि देखो एक कंपनी में फ्रॉड तो किसी भी डिपार्टमेंट और किसी भी सेगमेंट का हो सकता है, तो इसीलिए सारे टाइप के एक्सपर्ट्स यहाँ पे
इन्वॉल्व होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। और एस्टैब्लिश किया किसने? गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका हमें कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है कि इसका एक हेड होता है, डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। और वो जो है वो किस रैंकिंग का होगा? जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है गवर्नमेंट का, उस रैंकिंग का होगा। देन एडिशनल डिप्यूटी सब डायरेक्टर्स होंगे, असिस्टेंट्स वगैरह होंगे। देन हमें इसके हेडक्वार्टर्स बता रखे हैं कि न्यू दिल्ली में होंगे विद 5 रीजनल ऑफिसेस। रीजन वाले ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता में। इसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है कि SFIO जो है, SFIO को कब बोला जाएगा कि कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करो। ऐसे हमेशा नहीं कि छोटा सा फ्रॉड हुआ और आ गए कि SFIO से इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, नहीं। तो SFIO को तब बोला जाएगा जब ये 4 में से कोई भी एक मैटर होगा या कोई भी सिचुएशन आएगी। अब देखो ये चारों पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या बोला है कि कंपनीज एक्ट में इंस्पेक्शन होता है, आप लोगों ने RCD में पढ़ा होगा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो जो कंपनीज एक्ट में इंस्पेक्शन होता है वहां पे रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो अगर वहां पे इंस्पेक्शन हुआ और वहां पे इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट प्रिपेयर की और उस रिपोर्ट में उसने ये बोला कि यहाँ पे तो फ्रॉड है और वो फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन SFIO को करनी चाहिए, तो अगर उसने इंस्पेक्शन में ये बोल दिया तो फिर SFIO को गवर्नमेंट बोलेगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि कंपनी के जो मेंबर्स है उनको लगता हो कि इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है बिकॉज डायरेक्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो क्या पास कर लेंगे? SR पास कर लेंगे, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, CG या SG का कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आती है कि नहीं हमें जो है SFIO से करानी चाहिए इस कंपनी की, हमें प्रॉब्लम लग रही है या पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को लग रहा है। तो ये 4 सिचुएशंस में से कोई सिचुएशन है तो गवर्नमेंट बोल सकती है SFIO को कि आप क्या करो, कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करो। तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। चलो इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या है कि कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट ने SFIO को पावर्स दिए हैं कि भाई जो ऊपर के 4 मैटर्स थे उनमें आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कंपनी में आके, कंपनीज एक्ट ने उसको पावर दी है। चलो इसके बाद देखो अपना प्रोसीजर क्या रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी पर्टिकुलर मैटर मान लो आया कि ये वाला फ्रॉड इस वाली कंपनी में इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ऑफिसर SFIO जो है उसका किसी भी एक ऑफिसर को उस एक पर्टिकुलर मैटर पे क्या बनाएगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जैसे मान लो ABCDE ये 5 लोग थे और एक कंपनी का केस आया तो उसमें से वो गवर्नमेंट को जो ठीक लगता है, मान लो मिस्टर A, तो वो A को क्या बोलेगी कि आप इस वाले मैटर में क्या बनो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी मेन ऑफिसर जो रहेगा। और जो बाकी सारे लोग होंगे वो उसमें क्या होंगे, उसको असिस्ट करेंगे, उसको हेल्प वगैरह करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उनको अगर किसी से भी कोई हेल्प चाहिए ऑफिसर से तो वो सब उसको हेल्प देंगे, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सब एक्सेस प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्ड्स पे, बुक्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, कोई मना नहीं कर सकता है, जो भी वो हेल्प मांगेगा वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसके बाद में जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तब वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करके देगा। कौन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। किसको सबमिट करके देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करके देगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, SFIO के बारे में अगेन थोड़ा सा और इलैबोरेशन दे रखा है हमें। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो आपको एक टाइम फ्रेम देगा, ऐसा नहीं आप 5, 6, 20 साल ले लो केस कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, नहीं, आपको CG एक टाइम फ्रेम देगा और आपको उसी टाइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके देनी। एक्सटेंशंस मिलते हैं लेकिन आपको ट्राई करना है कि जो टाइम फ्रेम दिया है फर्स्ट टाइम में उसमें आप कंप्लीट करके दे दो, ठीक है। इसके बाद में ये हमने पॉइंट पढ़ ही लिया था कि जो भी ऑफिसर्स हैं SFIO के वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हेल्प करेंगे पूरे केस को सॉल्व करने में, ऐसे नहीं बोलेंगे तू खुद कर ले, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है कि अब देखो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको बहुत सारे एक्ट्स या कोड्स की जरूरत पड़ सकती है रेफरेंस, जैसे एविडेंस एक्ट हो गया, देन टैक्स की बहुत सारे लॉज हो गए, स्टॉक मार्केट की बहुत सारी लॉज हो गई। तो जो भी लॉज एप्लीकेबल हो रही हैं या आपको लॉ का रेफरेंस लेना है अगर तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। किसको बोला गया, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। देन आता है अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। तो ये तो आपको चारों वही पॉइंट्स दे रखे हैं कि इनमें से कोई भी सिचुएशन होगी तो SFIO के पास में मैटर जा सकता है एंड देन एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा और वो सब कुछ चेक करेगा, ठीक।
इसके बाद में क्या बोला गया है कि जब पूरी की पूरी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो कंप्लीट होने के बाद में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट बनाकर और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी कुछ पावर्स भी होंगी। तो वो पावर्स कैसी पावर्स होंगी? जो कंपनीज एक्ट में इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्शन होता है उसके पास जो पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स होंगी बेसिकली सिविल कोड वाली और वो सब। और इसके बाद में एक पॉइंट क्या बोला है कि जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज, और याद रखना एम्प्लॉयज में प्रेजेंट एम्प्लॉयज भी आएंगे और पास्ट एम्प्लॉयज भी आएंगे, क्योंकि हो सकता है कंपनी इस डर से उस एम्प्लॉय को फायर कर दे जो लग सकता है कि यार ये तो अपना मुंह खोल देगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रेजेंट एम्प्लॉयज से तो आपको पूछना ही है, एज वेल एज आपको और किससे पूछना है, पास्ट एम्प्लॉयज से भी पूछ सकते हो आप लोग। और अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट या हेल्प वगैरह मांगे तो वो हेल्प भी आपको वहां पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है, भाई रिपोर्ट बना के सबमिट करो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि आप है ना बीच में, यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है अभी, लेट्स से हाफ पे थ्रू हो आप, तो अभी आपने कितना काम किया, क्या कंक्लूजन अभी तक आया है या कितना प्रोग्रेस हो गया है इन्वेस्टिगेशन का, आप वो हमें इंटीमेट करो। तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक रिपोर्ट बना के देगा, पर वो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं है। वो रिपोर्ट कौन सी है? इंटरिम रिपोर्ट है। तो एक बीच में जो रिपोर्ट बना के दी जा रही है वो रिपोर्ट भी मांग सकती है सीजी, अगर उसको लगता है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो आप रिपोर्ट दोगे वो रिपोर्ट कौन सी रहेगी? फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रहेगी, तो सीजी को प्रोवाइड करनी है। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सो विद दिस अपना 16 वाला चैप्टर भी होता है फिनिश।